जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडिटेरिया की 5,000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव बुक आई थी उसी बुक का वीडियो अपलोड किया जा रहा था। उसी कड़ी में यह अगला सेट है। इससे पहले 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। इस सेट में हमने प्रयास किया है, मतलब इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि सेट नंबर 21 से 30 तक के जो स्मरणीय तथ्य हैं उसको कवर किया जाए। इससे पहले 1 से लेकर 20 तक के सेट का जो भी स्मरणीय तथ्य दिया गया था उसको अपलोड कर दिया गया है। हर सेट के बाद जो स्मरणीय तथ्य करके कुछ पॉइंट दिया गया है, तो वो पॉइंट है हर एक टॉपिक से। उस टॉपिक से इससे ज़्यादा मतलब या इससे बाहर का क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को भी देखा जाए। तो आइए उसी कड़ी में उसी अगली वीडियो में ये देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है किसको? तो इसको जाना जाता है तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। क्वेश्चन आता है कि अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ क्वेश्चन आता है कि जैसे अमीर खुसरो ने किसकी सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो उसमें आंसर हो जाता है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इसकी सहायता की थी, इसी वजह से जहांगीर ने इसको क्या किया था, फांसी की सजा भी दे दिया था। आगे देखते हैं। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने, आगे ये दिया हुआ है कि जहांगीर ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, यानी जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। यानी आता है क्वेश्चन में कि मुगल वंश के किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशनदास, मोहम्मद मुराद। आता है इसके प्रमुख चित्रकार, इनका नाम अवश्य याद रखें, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन का नाम। इन दोनों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिल चुका है। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। आता है कि अशोक के किस स्तंभ पर जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है, तो हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ। आगे देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए, किसके शासनकाल में आए, तो जहांगीर के शासनकाल में आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया, तो नूरजहां ने करवाया था। इत्माद उद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया, तो नूरजहां ने करवाया। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहां का वास्तविक नाम हो जाता है मेहरू निसा। क्या नाम हो जाता है, मेहरू निसा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या किया था, ये जो ताजमहल का निर्माण हुआ था इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है। दारा सिकुहा कौन था, तो ये शाहजहां का क्या था, पुत्र था। ये काफ़ी विद्वान था। ये क्या किया था, बहुत से साहित्यिक किताबों को अनुवाद भी किया हुआ था फारसी भाषा में। आगे देखते हैं। दारा सिकोई ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया। किस नाम से, सर ए अकबर के नाम से। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया। ये काफ़ी विद्वान था दारा सिकोहा। इसने क्या किया था, भगवत गीता और रामायण का अनुवाद किस भाषा में, तो फारसी भाषा में करवाया। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। क्वेश्चन आता है कि शाहजहां को औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को किस किले में बंदी बना के रखा था, तो आगरा के किले में। आगे देखते हैं। धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध कब हुआ था, तो धर्मट का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में। और समूहगढ़ का युद्ध मई 1658 में। देवराई का युद्ध मार्च 1659 में। सारे युद्ध कौन जीता था, तो ये औरंगजेब द्वारा जीता गया था। ये सारे के सारे युद्ध औरंगजेब किसके साथ लड़ा था, तो अपने भाइयों के साथ लड़ा था और उस भाइयों को हराकर तब गद्दी पर बैठा था और मुगल वंश का अगला शासक बना था। आगे देखते हैं।
मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक है, 2 बार हुआ, किसका? तो हो जाता है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कितने बार कराया था? तो 2 बार कराया था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, इसने सिख धर्म गुरु 9वें गुरु तेज बहादुर, किसकी? तेज बहादुर की क्या की थी? हत्या करवा दी थी। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने किसका? तेग बहादुर का। और उधर गुरु अर्जुन का भी फांसी हुआ था मुगल वंश किस शासक के द्वारा? उनका भी नाम स्मरण कीजिएगा। और यहाँ पर हो जाता है औरंगजेब द्वारा किसका? गुरु तेग बहादुर की। इसने 1666 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा। किसने? तो औरंगजेब ने। कब कैद किया था? तो 1666 में। कहाँ पे? तो जयपुर भवन में। और कुछ समय बाद शिवाजी क्या करते हैं? औरंगजेब को छल करके यहाँ से निकल के भाग भी जाते हैं। औरंगजेब ने पुनः 1679 यानी 1679 में क्या किया? तो जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा कहाँ का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने। कहाँ पर? तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बीबी का मकबरा बनाया। इसी को ताजमहल का फुहर नकल भी कहा जाता है। उसी की कॉपी करके इसने बनवाया था। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए। क्वेश्चन यह भी आता है कि मुगल वंश में सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक हिंदू अधिकारी किसके शासनकाल में नियुक्त किए गए थे? तो इसका भी आंसर हो जाता है औरंगजेब के समय में। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। ये पूरी तरह से शरीयत को पालन करता था। ये बोलता था कि इसके दरबार में संगीत गान बान जो भी लोग इससे संबंधित थे सबको हटा दिया था। आगे देखते हैं, 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब ने बीजापुर को कब? 1686 में। और गोलकुंडा को 1687 में क्या किया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी। कितनी थी? तो इसकी संख्या 20 थी। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर हो जाता है औरंगजेब। आगे देखते हैं, फ्रांकोइस। क्या देखते हैं? फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब को चिकित्सक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बर्नियर को जाना जाता है। औरंगजेब किस धर्म का अनुयायी था? तो औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो औरंगजेब के समय जाट जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। कौन किया था? तो राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। जैसे अकबर क्या बजाता था? अकबर भी एक वाद्य बजाता था जिसका नाम था नगाड़ा। अकबर किस चीज़ में? अकबर जिस प्रकार नगाड़ा बजाने में दक्ष था उसी प्रकार औरंगजेब वीणा बजाने में काफ़ी दक्ष था। आगे देखते हैं, एक टॉपिक, एक सेट का स्मरणीय तथ्य खत्म हुआ। अगले सेट में जो स्मरणीय तथ्य है उसको देखते हैं। औरंगजेब एवं मराठों के मध्य हुए महत्वपूर्ण संधियाँ। जो भी संधि हुई थी औरंगजेब और मराठों के बीच, काफ़ी महत्वपूर्ण जो संधियाँ है उसके बारे में देख लीजिए। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़गांव की संधि हो जाता है 1779 में। सालाबाई की संधि हो जाता है 1782 में। ये जो संधि है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी ध्यान में रखा जाए। सूरत की संधि कब हो जाती है देखते हैं एक बार और। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़गांव की संधि हो जाता है 1779 में। और सालाबाई की संधि हो जाता है 1782 में। आगे देखते हैं बस्सीन की संधि। बस्सीन की संधि कब हुई? तो बस्सीन की संधि हो जाता है 1802 में। बस्सीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। और पूना की संधि 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संधियाँ हैं और एक के बाद एक है सीरियल के रूप में, तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं। बस्सीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। राजघाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ये 18 से 2, 3, 4 एकदम क्रम से है। बस्सीन की संधि, देवगांव की संधि, राजपुर घाट की संधि। उसी प्रकार आगे देखिए सीरियल से 1816, 1817 और 1818 में कौन कौन सी
नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में और पूना की संधि 1817 में। ग्वालियर और पूना की संधि कब हुआ है? 1817 और 1817 में। मंदसौर की संधि हो जाता है 1818 में। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण संधियाँ थी किन के बीच हुई थी? तो ये सारी की सारी संधियाँ अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। एक नज़र सरसरी निगाह से इसको देखा जा सकता है ताकि याद रहे, जब कभी क्वेश्चन मिलान करने के लिए इस तरह का है तो आदमी आसानी से उसको मिलान कर सकता है। आगे देखते हैं, अगले सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो जाते हैं छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब अपने शासन काल में सर्वाधिक संघर्ष मराठों के खिलाफ ही करता रह गया। आगे देखते हैं, शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़ में। कब बनाई? तो 1656 में। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। कब हुई? तो 1665 में हुई। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? तो 1674 में। आगे देखते हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 प्रमुख क्या थे? मंत्री थे। उस मंत्री के समूह को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। एक शिवाजी से और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मंत्रिमंडल से कि विदेश मंत्रालय को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता था? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस नाम से जाना जाता था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 1680 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हो जाता है 1674 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में, मृत्यु कब होती है? 1680 में। और इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। आगे देखते हैं, भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक टीका लिखा। किसके द्वारा लिखा गया? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा। भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने? तो ज्ञानेश्वर ने लिखा। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा किसने? तो एक नाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो संभाजी हुए। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो संभाजी बनते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम होता है। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। इसने क्या किया था? अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी तथा पेंशन भोगी बन गया था। खेड़ा का युद्ध और पालखेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध पूछे तो 1707 में, पालखेड़ा का युद्ध पूछे तो 1728 में। खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो साहू और ताराबाई के मध्य हुआ। और पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के मध्य हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728 में। खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो साहू और ताराबाई के मध्य। और पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के मध्य होता है। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 3 मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा का मतलब होता है अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए। किस किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो इसमें ये याद रखना है कि ये युद्ध कब हुआ, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछे तो 1775 से 82। दूसरा पूछे तो 1803 से 1805। तीसरा पूछे तो 1817 से 19। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में होता है। पहला जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो सालाबाई की संधि के तहत समाप्त होता है। दूसरा देवगांव की संधि के तहत। तीसरा पेशवा पद की समाप्ति के तहत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो पेशवा का पद था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता था, इस पद को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया किसमें? तो मराठों के द्वारा। मराठों के द्वारा प्रयोग की गई लिपि कौन था? तो मोडी लिपि। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। किसके किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ये कब हुआ है? तो 1761 में। किसके किसके बीच हुआ है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच।
पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध में क्या होती है, मराठों की हार होती है। इसी युद्ध से यह निर्णय हो जाता है कि आने वाले समय में भारत का शासन मराठों का नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय मराठा सेना काफ़ी चरमोत्कर्ष पे थी। फिर भी पानीपत के तृतीय लड़ाई में क्या होता है, मराठों की हार हो जाती है। पानीपत का कितना लड़ाई हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों पानीपत की युद्ध क्या है, फेमस है। प्रथम इस युद्ध से क्या होता है, भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, जो 1526 में होता है बाबर द्वारा। बाबर ने क्या कहता है, इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। द्वितीय पानीपत के युद्ध से क्या होता है, भारत को एक क्या बोलते हैं, शक्तिशाली या प्रसिद्ध सम्राट बोलिए अकबर का उदय होता है पानीपत के द्वितीय लड़ाई से। और पानीपत की तृतीय लड़ाई से क्या होता है, पानीपत की तृतीय लड़ाई से मराठा साम्राज्य का क्या होता है, समाप्ति हो जाता है, यानी पतन हो जाता है। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था, क्या था, तो ये चौथ और सरदेशमुखी क्या था, कर था, एक प्रकार का कर लिया जाता है, जो जिसका नाम था चौथ और सरदेशमुखी। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता था, जो प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट होता था। ये क्वेश्चन आ ही गया कि मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री किसे कहा जाता है, तो विदेश मंत्री सुमंत को कहा जाता था। ये काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में देखने को मिल गया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत के नाम से जाना जाता था। आगे है कि स्वतंत्र राज्य में उनके संस्थापक कौन कौन से राज्य हैं। तो जैसे ही औरंगजेब का क्या बोलते हैं, औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो बहुत से प्रांत क्या होते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। जो भी प्रांत स्वतंत्र थे उसके संस्थापक कौन थे, देख लेते हैं। अवध है, बंगाल है, कर्नाटक है, हैदराबाद है, भरतपुर है। ये थोड़ा बुक में लाइट हो जाने के कारण से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मैं थोड़ा डार्क नहीं आया है, तो इनमें बोल देता हूँ, ध्यान दीजिए कौन कौन से प्रांत हैं। तो अवध है, बंगाल है, कर्नाटक है, हैदराबाद, भरतपुर है। अवध राज्य के संस्थापक हो जाता है सादत खान, बंगाल का हो जाता है मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक हो जाता है सादुतुल्ला खान, और हैदराबाद को चिनकरीज खान या निजामुल मुल्क हो जाता है। भरतपुर का क्या होता है, चुरामन एवं बदन सिंह हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी है, कभी कभी पूछ देता है। आगे देखते हैं, अगले सेट में जो स्मरणीय तत्व से कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो शाह बेखबर कौन थे, तो बेखबर वही होगा जो बहादुर होगा। याद करने का तरीका, तो शाह बेखबर कौन थे, बहादुर शाह थे। लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को कहा जाना जाता है। घृणित कायर फर्रुखसियर को, और रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह को। जिसको मोहम्मद हो जाएगा, यानी मोहब्बत जिसको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रंगीला हो जाएगा। याद करने का एक तरीका हो सकता है। तो मोहम्मद शाह कौन थे, तो रंगीला बादशाह थे। और साहब बेखबर कौन थे, तो जो बहादुर थे। मुगलकालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। इसमें सैयद बंधु दो भाई थे, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। दोनों भाई को क्या कहा जाता है, मुगलकालीन इतिहास में इसको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जिसको राजा बनाना होता था उधर से मिल जाते थे और उनको क्या करते थे, राजा बनवा देते थे। इसलिए इनको क्या कहा गया है, किंग मेकर। किसको कहा गया है, तो सैयद बंधुओं को। एक बार फिर से ध्यान में रखें, क्या क्या बोला है कि शाह बेखबर। शाह बेखबर कौन थे, बहादुर शाह। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहांदार शाह को। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है, तो फर्रुखसियर को जाना जाता है। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को। जिसको मोहब्बत हो जाए वो रंगीला हो जाता है, तो रंगीला बादशाह। जो बहादुर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेखबर हो जाते हैं। तो शाह बेखबर कौन थे, बहादुर शाह। और किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधु को। दो भाई थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। आगे देखते हैं, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, तो 1739 में। उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह उस क्या थे, दिल्ली के शासक थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या था, अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। अब्दुल शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार किया था, तो भारत पे 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर को क्या कहा जाता है, अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। देखते हैं बहादुर शाह का कार्यकाल कब से कब हो जाता है, तो बहादुर शाह का कार्यकाल हो जाता है 1707 से 1712। जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 1713। फर्रुखसियर का कार्यकाल हो जाता है 1713 से 1719 ईस्वी।
मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, और अहमद शाह का हो जाता है 48 से 54, और आलमगीर द्वितीय का 54 से कितना हो जाएगा 59, शाह आलम द्वितीय का 59 से कितना हो जाएगा 1806, अकबर द्वितीय का हो जाएगा 1806 से 1837। तो इनका भी कार्यकाल ध्यान रखना है। सही देखिए एक बार फिर से, बहादुर शाह 7 से हो जाता है 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 से 48, 48 से 54, 54 से 59, 59 से 6 और 6 से 37 तक। पहले किसका नाम आता है? बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फारुखसियर, मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। आगे देखते हैं, लास्ट में जाते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल कब से कब तक? 1837 से 1857 तक। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसका कार्यकाल कब से कब हो जाता है? 1837 से 1857 के बीच। आगे देखते हैं, भारत में पुर्तगाली वायसराय बना। भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन बनता? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था किसके द्वारा? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा। पूछे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इसने कौन सी पॉलिसी चलाई थी? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता है? यूसुफ आदिल शाह से। कब जीता था? तो 1510 में जीता था। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। कहाँ पे खोला था? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था, और डचों ने मुस्लिमपट्टम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेज को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई, तो कहाँ पर? तो सूरत में। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त किसके द्वारा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पहली कोठी कहाँ थी? तो हो जाता है सूरत में। डच एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में। किसके बीच? डच और अंग्रेजों के बीच। वेदरा युद्ध के बाद क्या होता है? भारत से डचों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि डच अभी भारत से व्यापार नहीं करेंगे। भारत पर किसका राज्य होगा? तो अंग्रेजों का होगा। 1759 में कौन सा युद्ध होता है? वेदरा का युद्ध। और 1760 में कौन सा होता है? वांडीवास का युद्ध। वेदरा के युद्ध से क्या होता है? भारत से डच की समाप्ति हो जाती है, जबकि वांडीवास के युद्ध से भारत से फ्रांसीसियों की समाप्ति हो जाती है। कब हुआ है? 1759 में हो जाएगा वेदरा का युद्ध, और 1760 में हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास से किसकी समाप्ति? फ्रांसीसियों की समाप्ति हो जाती है। अब अंग्रेजों का एक राज हो जाता है। और वेदरा युद्ध से डचों की समाप्ति हो जाती है, अंग्रेजों का राज हो जाता है। यानी वेदरा युद्ध से यह निर्णय हो जाता है कि अब डच भारत छोड़ के चले जाएंगे, और अगले ही साल फ्रांसीसी भी 1760 में वांडीवास के युद्ध के तहत उनका हार होता है, और वो भी भारत छोड़ के चले जाते हैं। आगे देखते हैं, मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। तो मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज का नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस था। ये कब आया था? तो 1609 में आया था। गोलकुंडा के सुल्ताना द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? ठीक गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। कब किया गया था? तो 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन आता है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? तो 1651 में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, डेट ध्यान में रखें, 1615। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था। बम्बई दहेज में पुर्तगालियों आता है कि क्या होता है कि रानी कैथरीन होती है, पुर्तगाली रानी कैथरीन का विवाह क्या हुआ था? अंग्रेजी राजकुमार से हुआ था। तो उसी विवाह में पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था? बम्बई दहेज में किसको दिया गया था? अंग्रेजों को दिया गया था। कब दिया गया? तो 1651 में। फिर अंग्रेज क्या करते हैं? इसको आगे दिया हुआ है 10 पाउंड पे ये क्या करते हैं? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं? किराए पर दे देते हैं। पुर्तगाली रानी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। इसी विवाह के उपरांत पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया, और अंग्रेज ने इसको चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। आगे देखते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? एक तरफ कंपनी का नाम है और दूसरे तरफ कब इनकी स्थापना हुई, डेट दिया हुआ है। पुर्तगाली पूछे तो 1498 में। पुर्तगाली के बाद किसका हुआ? अंग्रेजों का 1600 में। फिर डच 1602, डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछ ही देता है कहीं ना कहीं कि सबसे पहले कौन सी कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले हुए पुर्तगाली 1498 में, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में,
और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हो जाएगा 1664 में। आगे देखते हैं। एक तरफ युद्ध है और बीच में वर्ष दिया हुआ, और यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ देखना है। क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। किसके किसके बीच होता था कर्नाटक युद्ध? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? 1746 से 48। दूसरा हो जाता है 1749 से 54। तीसरा हो जाता है 1756 से 63। किस संधि के तहत समाप्त होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है एला सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है पांडिचेरी की संधि के तहत, और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है पेरिस की संधि के तहत। एक याद करने का शॉर्टकट तरीका हो सकता है ए पा पे। क्या हो जाएगा? ए पा पे। ए से हो जाएगा एला सापेल की संधि, पास हो जाएगा पांडिचेरी की संधि, और पे से क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि। आता है क्वेश्चन कि कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध, किसी भी कर्नाटक युद्ध को पूछ देता है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ आंग्ल मैसूर। यानी मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुआ उसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1667 से 69 में। दूसरा 80 से 84। तीसरा जाता है 90 से 92, और चतुर्थ होता है 1799। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है मद्रास की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर समाप्त होता है मंगलोर की संधि के तहत, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है MMS यानी MMS जो हम लोग भेजते हैं। M से मद्रास की संधि, M से मंगलोर की संधि, और S से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ, तो M से हो जाएगा मद्रास। दूसरा पूछे तो मंगलोर, पहला पूछे तो मतलब छोटा तो मद्रास, उससे बड़ा द्वितीय तो मंगलोर, और तृतीय सबसे बड़ा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? ये होता था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर विजयी हो जाता है और अंग्रेज की इसमें हार होती है। और दूसरी में क्या होता है? दूसरे में हो जाता है कि हैदर अली की क्या होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और जब चौथा होता है तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होती है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका मृत्यु हो जाता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक अस्मरणीय तत्व में देखते हैं। इसमें है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी कौन ले गया? तो मुर्शीद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर पूछे तो मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर पूछे तो कौन हो जाएगा? मीर कासिम। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? प्रथा का नाम क्या है? इजारेदारी प्रथा। किसने शुरुआत की? तो मुर्शीद कुली खान ने। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो हो जाएगा अलवर्दी खां के शासन काल को बंगाल को क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ग कहा जाता था। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध। ठीक है। गिरिया का युद्ध कब हुआ है? 1740 में। ब्लैक होल की घटना कब हुई है? तो 20 जून 1756 में। ब्लैक होल की घटना को क्या कहा जाता है? प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण समझा जाता है। आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य कब हुआ है? 1757 में। आजकल साल के साथ साथ मंथ भी पूछ रहा है, तो याद रखें कब हुआ है? तो जून 1757 में। आता है कि प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना के बाद क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध ये हो जाता है अंग्रेजों और मीर कासिम और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। ठीक है। इसमें शाह आलम द्वितीय के मध्य कब हुआ है? तो 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध सबको याद आता है 1764। आजकल नया ट्रेंड है कि मंथ भी पूछ रहा था, याद रखें कब हुआ है? अक्टूबर 1764 में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो गुरु नानक को जाता है।
गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय यानी लंगर लंगर की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक ने। गुरुमुख लिपि का शुभारंभ गुरु अंगद ने। गुरु नानक के बाद अगले गुरु कौन बनते हैं? गुरु अंगद बनते हैं, जो गुरुमुख लिपि की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। आगे देखते हैं, अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री यानी बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? गुरु अमरदास के क्या थी? पुत्री थी। और इसका बोलते हैं, यही जो गांव दान हुआ था इसी गांव पे क्या हुआ? अमृतसर की स्थापना होती है आगे चल के। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन के द्वारा। आदि अ से आदि तो अ से अर्जुन, आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु अर्जुन ने। गुरुमुख लिपि हो तो क्या हो जाएगा? अंगद हो जाएगा। किसने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया? तो गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त हरगोविंद के द्वारा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? 1666 में। डेट यूनिक है 1666, इसलिए डेट भी कभी कभी पूछ देता है कि सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में। कहाँ हुआ था? तो यही पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। आता है किस गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा कि जो भी लोग माने पुरुष लोग हैं अपने नाम के बाद सिंह जोड़ेंगे, और महिलाएं अपने नाम के बाद क्या जोड़ेंगी? कौर जोड़ती हैं। आगे देखते हैं, इन्होंने 5 प्रकार के क का माने 5 कच्छ कहा जाता है उसको। क से हो जाता है केस, कंघ, कृपाण, कच्छा, कड़ा, क्या कि ये रखने की अनुमति दी। इन्होंने कहा जो भी व्यक्ति सिख धर्म को अपनाता है ये 5 चीज़ को पालन करे, अपने साथ केस रखे, कंधा रखे, कृपाण रखे, कच्छ रखे और कड़ा रखे। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। जफरनामा किस भाषा में लिखा? तो फारसी भाषा में। अमृतसर की संधि कब होती है? तो 25 अप्रैल 1809 में। लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 में। भैरवली की संधि कब होती है? तो 22 दिसंबर 1846 को। तीनों की तीनों संधि याद रखें, अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, भैरववाल की संधि। कब हुआ है? 1809 में, 1846 में और 1846 में। लाहौर की संधि और भैरवल की संधि कब हुआ है? 1846 में। और 1809 में अमृतसर की संधि। ये संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में। आगे देखते हैं, एक तरफ युद्ध है और दूसरे तरफ वर्ष है, और उस समय कौन जनरल था उसका भी नाम दिया हुआ है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेज और सिख के बीच 2 युद्ध हुआ है। कौन कौन? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पहला हुआ है 45 से 46 और दूसरा हुआ है 1849 में। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो उस समय गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग था, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो उस समय लॉर्ड डलहौजी था। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है, प्रथम दिया हुआ है और अंतिम दिया हुआ है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे या गवर्नर पूछे या गवर्नर जनरल या वायसराय। अगर बंगाल का पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम पूछे तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, और अंतिम पूछे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का गवर्नर जनरल पूछे प्रथम तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा, और अंतिम पूछे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसी के समय क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई है। भारत का प्रथम पूछे वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय और अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय पूछे तो श्री राजगोपालचारी, ये प्रथम भी हो जाएंगे और अंतिम भी यही थे। आगे देखते हैं, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था। किसने किया था? तो द्वैत शासन की शुरुआत हो जाएगा किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन लगाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और हटाया किसने था? तो हेस्टिंग ने। आता है क्वेश्चन कि द्वैत शासन की शुरुआत किसने की या किसने लगाया? तो रॉबर्ट क्लाइव। और इसको हटाने की बात आए तो हेस्टिंग इसको हटाया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 को। कौन सी संधि हुई है? इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान, ठीक है, किसके? बंगाल में किसको? मोहम्मद रजा खां, और बिहार में राजा सिताब राय को। बंगाल में किसको किया गया था? तो मोहम्मद रजा खां को, और बिहार में पूछे तो राजा सिताब राय को क्या किया गया था? उप दीवान नियुक्त किया गया था। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त आ गया इसने। अगर द्वैत शासन लगाने की बात कहें तो रॉबर्ट क्लाइव,
और हटाने की बात कहें तो वारेन हेस्टिंग का नाम आता है। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई, तो वारेन हेस्टिंग ने। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक पेंशन, जो रंगून भेजा था जफर को, अंतिम मुगल शासक को, उसको अंग्रेजों द्वारा जो पेंशन दिया जाता था, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा इस पेंशन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है इसी के कार्यकाल में। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। किस लिए किया गया था, इसमें भारतीय साहित्यिक बुक थी उनका क्या किया जाता, अनुवाद किया जाता था इंग्लिश विषय में। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापित की। प्रथम मदरसा कब बना है, 1781 में। कहाँ बना है, तो कोलकाता में बना है। इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। संस्कृत में विद्यालय कब बना है, 1791 में। किसके द्वारा, तो जोनाथन डंकन के द्वारा। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कब किया, तो 1793 में। आता है क्वेश्चन कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया, तो कॉर्नवालिस ने। कब लगाया, तो 1793 में। आगे देखते हैं, भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी, ठीक है, कौन सी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लगाई, तो कर्नल रीड द्वारा। रैयतवाड़ी तो कर्नल रीड द्वारा। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी, अगर महलवाड़ी पूछे तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, रैयतवाड़ी पूछे तो कर्नल रीड द्वारा। रैयतवाड़ी तो रीड, र से रैयतवाड़ी तो रीड। उसके बाद महलवाड़ी पूछे तो मैकेंजी, मह से महलवाड़ी और म से मैकेंजी। रैयतवाड़ी हो जाता है र से और रीड। याद करने का ये एक तरीका हो सकता है, इसको ध्यान में रखें। आगे देखते हैं, हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, कौन सा नीति है, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था, तो सर जॉन शेर ने। भारत में सहायक संधि की उत्पत्ति किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग अगर पूछे तो फर्स्ट प्रयोग किसने किया था, तो डुप्ले ने। और बहुत अधिक माने बड़े पैमाने पर किसने इसका उपयोग किया, तो वेलेस्ली ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा, बंगाल का शेर किसने, तो लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था। आगे देखते हैं, सहायक संधि करने वाले राज्य। सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाया, तो हैदराबाद ने। कब अपनाया, तो 1798 में। ये आता है सीरियल से सजाने के लिए भी कि सबसे पहले किसने, इसको याद करने के लिए हैदराबाद, HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। फिर APS यानी अवध, पेशावर और सिंधिया। अगर कभी कभी आ जाता है कि सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम सजाएं, तो इस क्रम में हो जाएगा HMT APBS, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और सिंधिया। सबसे लास्ट में सिंधिया कब, 1804 में। कार्यकाल भी देख लें, हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध हो जाएगा 1801 में, पेशवा हो जाएगा 1802 में और सिंधिया 1804 में। कार्यकाल पूछता है तो ज़्यादातर सिंधिया का ही अब तक पूछा है। सिंधिया ने सहायक संधि कब अपनाई, तो 1804 में। और इनका पूछता है तो सीरियल पूछ देता है, किसने पहले और किसने बाद में। आगे देखते हैं, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि किसके किसके बीच हुई, तो अंग्रेज और नेपाल के बीच। कब हुआ, तो 1816 में। ये 1816 से ज़्यादा पूछता है कि संगोली की संधि किसके किसके मध्य हुई थी। ये याद रखें, अंग्रेज एवं नेपाल के मध्य। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, तो 1824 से 26 तक, लॉर्ड एम हस्टन के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है, तो 1824 से 26 तक। किसके समय में, तो लॉर्ड एम हस्ट के समय में। लॉर्ड बैटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था, तो सती प्रथा की समाप्ति कब हुई है, तो 1829 में। किस धारा के तहत, आर्टिकल यानी धारा 17 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड बैटिंग के द्वारा। किसकी सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। 29 में क्या होता है, सती प्रथा, और 30 में क्या जाता है, ठगी प्रथा। पूछे तो सती प्रथा कब समाप्त हुआ, 29 में, और ठगी प्रथा कब समाप्त होता है, तो 30 में। किसके द्वारा, कर्नल स्लीमैन के द्वारा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको, चार्ल्स मेडकॉपर, क्योंकि इसने
प्रेस पे लगे सेंसरशिप को हटाया था। इस कारण इसको प्रेस का क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है, तो 1839 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ है, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ है। किसने संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो लॉर्ड एलिनब्रो ने। सिंध को किसने मिलाया था, तो लॉर्ड एलिनब्रो ने। कब, तो 1843 में, 1843 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो 1843 में। आगे देखते हैं, किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो नर बलि प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था, तो सिक्किम को अपने राज्य में मिलाया था। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो अवध को किस बेस पे मिलाया गया था, तो इसमें क्या बोलते हैं, कुशासन का आरोप लगा के। ठीक है, डलहौजी ने अवध को क्या कहा कि यहाँ पे कुशासन, मैंने शासन यहाँ ठीक से नहीं चल रहा, इस आधार पर डलहौजी ने अवध को क्या किया था, अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया था। आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया, 1854 में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे था, तो इसका संबंध था शिक्षा से। इसी के समय में भारत में पहली बार रेल चलाई गई। भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई है, तो 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी के समय में हुआ है। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुआ है, तो 1854 में। इसी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई। तार सेवा कब शुरुआत हुई, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, तो आगरा से कोलकाता के बीच। इसी के समय में पहली बार क्या हुआ, अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुई। प्रतियोगी परीक्षा कब से हो रही है, तो 1853 से प्रारंभ हुई, जिसमें उम्र क्या रखा गया था, 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। उम्र सीमा क्या था, 18 से 23। बाद में फिर सीमा को घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया, ताकि भारतीयों को इससे अधिक दूरी बनाए, मतलब इनसे दूर रखा जा सके। आगे देखते हैं, किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय। क्या हुआ है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, 1856 में। 1857 के कारण में ये भी एक कारण था कि ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया गया था और भारतीय इसका विरोध भी किए थे। 1856 में लागू हुआ है और 57 में क्या होता था, अगले साल विद्रोह प्रारंभ भी हो जाता है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को क्या किया, समाप्त किया। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासन में। इसी के समय, मैंने किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ, भारतीय दंड संहिता लागू हुआ। ठीक है, कब, 1858 में बनाया गया और 59 में क्या किया गया, इसको लागू किया गया। आता है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ, तो 1859 में। बना कब है, 1858 में। इसी के समय में भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक पद, शासनकाल इसका कब से कब था, तो 1856 से 1862 तक। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड एलिगन के द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये नियमित जनगणना नहीं थी, एक जो 81 से प्रारंभ होता हुआ नियमित जनगणना थी, और लेकिन पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना कब होती है, तो 1872 में। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना होती है, किसके, तो लॉर्ड लिटन के समय। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अकाल आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। आगे देखते हैं, इसने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन कौन सी पत्रिका ने किया था, तो पायनियर पत्रिका ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सपोर्ट करने वाली कौन सी पत्रिका थी, तो पायनियर पत्रिका हो जाती है। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया, तो 1 जनवरी 1877 को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा की परीक्षा 21 से क्या कर दिया गया, 19 कर दिया गया। उस समय कितना था, 18 से 23 था। अब 21 वर्ष से घटाकर कब कितना कर दिया गया, तो 19 वर्ष कर दिया गया।
ताकि इस प्रतियोगिता में कम से कम भारतीय शामिल हो सके और सफल हो सके। आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया? समाप्त किया। क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया? तो रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। आगे देखते हैं, नियमित जनगणना। नियमित जनगणना इसी के शासनकाल में 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ होती है। और पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब? 1872 में। और 1881 में जो जनगणना उस समय से लेकर अब तक क्या हो रही है? नियमित जनगणना हर 10 साल पे चल रही है। इसने पुनः सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु सीमा क्या किया? 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 कर दिया। जो सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करने का उम्र था 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। फिर उसको किस रिपन ने क्या किया? 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसके शासन काल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? तो 1881 में। आगे देखते हैं, 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति। इस आता है क्वेश्चन कि विलियम हंटर समिति का संबंध किससे था? तो ये हो जाता है शैक्षणिक सुधार से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक कहकर संबोधित किया। भारत का उदारक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1891 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई। जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया? 1909 में, लॉर्ड मिंटो के समय। मार्ले मिंटो क्या था? पृथक निर्वाचन मतलब कि मुसलमान अगर उम्मीदवार खड़ा होता है तो इसको वोट कौन देगा? तो सिर्फ मुसलमान देंगे। यही क्या थी? इसको क्या कहा जाता है? पृथक निर्वाचन व्यवस्था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? किसमें? सूरत अधिवेशन में। सूरत देखते हैं क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया, यानी कांग्रेस में विभाजन हो गया। किसके समय में? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, भव्य दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? 1911 में। और उसी 1911 में क्या किया गया? भारत को राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया और बंगाल से बिहार को क्या किया गया? अलग करने का घोषणा किया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया एवं भारत की राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। घोषणा कब होता है? 1911 में। दिल्ली राजधानी बनती कब है? 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलधिपति क्या किया गया? नियुक्त किया गया। कब किया गया? तो 1916 में। किसको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। ठीक है, इस प्रकार जो इसमें एडिटोरिया की जो सेट प्रैक्टिस है उसमें जो सेट नंबर 21 से 30 तक जितने भी स्मरणीय तथ्य करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था उसको इस वीडियो में कैप्चर किया गया है। हमारा कोशिश रहेगा कि बहुत जल्द अगला वीडियो लाया जाए, उसमें 30 से लेके 40 तक के सेट का स्मरणीय तथ्य को अपलोड किया जाए। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किसी भी सेट पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।